वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशंस। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है या कितनी रैंडमनेस है, उसी को हम उसकी एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? एंट्रोपी वाली जो टर्म थी वो हमारी आर क्लॉसियस ने दी थी। उसके अकॉर्डिंग क्या है? एंट्रोपी किसी भी सिस्टम को दी गई हीट और किस टेम्परेचर पर तुम उस सिस्टम को हीट दे रहे हो, उन दोनों का रेशियो होती है। तो यहाँ पर देखो, व्हेन सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट देयर विल बी ए चेंज इन एंट्रोपी। क्यों? हर सिस्टम से आपका क्या है, आपका उसमें बहुत सारे माइन्यूट से पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। वो पार्टिकल किस तरह से अरेंज है, जैसे हम सॉलिड स्टेट में बात करते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, एक डेफिनेट ऑर्डर्ड मैनर में लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर रैंडमनेस से कम है सॉलिड स्टेट में। 0 केल्विन पर तो ये पूरी तरह से एक परफेक्टली ऑर्डर्ड मैनर में आ जाता है कोई भी सिस्टम। तो हम इसलिए बोलते हैं 0 केल्विन पर आपका कोई भी सिस्टम में एंट्रोपी है ही नहीं, 0 होती है। ओके, तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है, लिक्विड में हम क्या बात करते हैं कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच में लगने वाला इंटर पार्टिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स वो आपका वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर मोशन करने लगते हैं। तो रैंडमनेस बढ़ने लगती है। रैंडमनेस बढ़ने लगती है तो एस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इसलिए लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। फिर जैसे जैसे हम गैस में जाते हैं तो तब तो उसमें बिल्कुल होता ही नहीं है। हम यही बोलते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है आपका फ्रीली मूव करते रहते हैं, उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर या इंटरपार्टिकुलर फोर्स नहीं होता है। उनको जितना भी स्पेस मिलता है वो हर स्पेस में पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए व्हेन सिस्टम changes its state there will be a change in entropy। और एंट्रोपी इज ए टर्म कॉइन्ड बाय आर क्लॉसियस। और ये क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम, एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ हीट डिलीवर्ड, कितना तुमने हीट दिया है, एंड द टेम्परेचर एट विच इट इज डिलीवर्ड, किस टेम्परेचर पर तुमने इस हीट को डिलीवर किया है। और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमने कहा एस इक्वल्स टू वो हीट जो तुमने दिया है अपॉन वो टेम्परेचर जिस पर तुमने ये हीट दिया है, उन दोनों का रेशियो Q अपॉन T। चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही, तो ds इक्वल्स टू dQ अपॉन T होता है। इसी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं dQ इक्वल्स टू TdS, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले की भी हमको कई जगह जरूरत पड़ती है। द एंट्रोपी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने भी कहा था कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कि डेफिनेट ऑर्डर में लगे होते हैं। तो ऑर्डर में लगे हुए हैं तो मतलब रैंडमनेस कम है, रैंडमनेस है ही नहीं, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो इसलिए सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। ठीक है, लिक्विड की एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ने लगती है क्योंकि पार्टिकल्स आपके इधर उधर मूव करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला जो आपका इंटरमोलिकुलर या इंटरपार्टिकुलर फोर्स जो होता है वो हमारा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोशन करने लगते हैं। तो लिक्विड की एंट्रोपी थोड़ा ज्यादा आती है। और फिर गैस की एंट्रोपी, इसमें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है या इंटर एटॉमिक फोर्स होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, हम ये बोलकर चलते हैं। तो इसलिए गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं, उनको जितना भी स्पेस मिलता है पूरे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसलिए गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे कम सॉलिड की, उससे ज्यादा लिक्विड की, और सबसे ज्यादा गैस की होती है। ठीक है, एंट्रोपी क्या है? बाकी अदर स्टेट फंक्शन जो हमने अभी पीछे पढ़े थे, पहले वाला हमने जो सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, उसमें स्टेट फंक्शन की बात की थी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो हमने कहा था स्टेट फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यूज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। किस पाथ के थ्रू तुमने चेंज किया ये इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो जैसे हमने कहा था ज्यादातर आपके फंक्शंस हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं एक्सेप्ट W एंड Q। तो सेम ऐसे ही एंट्रोपी भी, ये आपका क्या है, हमारा एक स्टेट फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी फाइनल स्टेट में कितना एंट्रोपी हो गया है, इनिशियल में कितना था, उन दोनों के चेंज से हम इसका टोटल चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ds इक्वल्स टू S फाइनल माइनस S इनिशियल। अब आते हैं इसी इमेज की डेफिनेशन पर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है? द एंट्रोपी, हमने कहा था एंट्रोपी की फॉर्म में हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट और कॉमन तो ये, बाकी अदर बहुत सारी डेफिनेशन आपको इधर उधर मिल जाएगी, पर ज्यादातर जो यूज की जाती है वो यही यूज की जाती है। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट चेंज।
चेंज नहीं हो रही है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी ds का वैल्यू 0 आएगा। किसके लिए आएगा? लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस। हमने दो तरह की प्रोसेस पीछे पढ़ चुके हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वाला आपका ये जो आपका लेक्चर है वो फिजिकल केमिस्ट्री के आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का लेक्चर देखिए और फिर आपको और थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इसमें, इसको समझने में। ठीक है, The entropy of the universe does not change for reversible process। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज नहीं होती है। चेंज नहीं होती है मतलब चेंज इन एंट्रोपी ds या डेल्टा s, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा। डेल्टा s यूनिवर्स, यूनिवर्स हमने कहा था किस किस से मिलके बनता है, सिस्टम और सराउंडिंग से। तो सिस्टम की एंट्रोपी का चेंज प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी का चेंज, इन दोनों का टोटल चेंज जो आएगा वो डेल्टा एस यूनिवर्स कहलाएगा और उसका वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि हमने कहा कि एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो डेल्टा एस का वैल्यू 0 आना है। तो किसके लिए आना है ये? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब डेल्टा एस हमने भी पीछे कहा कि डेल्टा एस यूनिवर्स किससे मिलके बनता है, सिस्टम और सराउंडिंग से। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इनका वैल्यू हमारा इंक्रीज होता है। इरिवर्सिबल हम बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचर में होने वाली प्रोसेस। हम ये भी बात करते हैं कि स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि जो हमारा नेचर है या जो हमारी उसकी एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो नेचर अपनी एंट्रोपी को कंटिन्यूअसली या रैंडमनेस को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है, इस वजह से डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है। तो इसलिए ग्रेटर देन डेल्टा एस बनता किससे? सिस्टम और सराउंडिंग से। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जिसका वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। कुछ भी पॉजिटिव वैल्यूज होगा पर 0 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0। तो हम या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा, पर टोटल एंट्रोपी, यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी कभी भी लेस देन 0 नहीं आएगा। मतलब हम एंट्रोपी को घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं या मेंटेन या कांस्टेंट रख सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में ये कांस्टेंट रहती है और नेचुरल प्रोसेस में या यूनिवर्स में आपका इसकी एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हुआ आपका रिवर्सिबल के लिए, और डेल्टा एस इक्वल टू 0 ये हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। एंट्रोपी, इन दोनों के बेस पर हम ये बोल सकते हैं एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड। एंट्रोपी देखो यहाँ पे बढ़ गया है, मतलब क्रिएट हो गया है, बट नॉट डिस्ट्रॉयड। पर किसी भी, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, किसी भी प्रोसेस के लिए इसका वैल्यू लेस देन 0 या नेगेटिव नहीं आया है। ओके, अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एंट्रोपी। एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ पार्टिकल। किसी भी सिस्टम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं उतना ही वो डिफरेंट ज्यादा स्टेट्स में अवेलेबल हो जाता है, उतना ही उसकी मूव करने की पॉसिबिलिटी, उतनी ही उसकी मोशन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और उतना ही आपका क्या है, मोर स्टेट्स आएगा, उतना ही ज्यादा एंट्रोपी बढ़ जाती है। हमने कहा था जितनी रैंडमनेस, इतनी मोशन करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही रैंडमनेस ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा एंट्रोपी आएगा। जैसे कि हमने ये रिएक्शन लिखा N2 + 3H2 एरो 2NH3। रिएक्शन से पहले कितने थे? एक N2 का पार्टिकल था और 3 H2 के थे, टोटल 4 पार्टिकल थे। रिएक्शन के बाद 2 पार्टिकल लगे किसके? NH3 के। तो इस रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुए, तो क्या होगा? आपका एंट्रोपी भी डिक्रीज आएगा। अगर हम उल्टा कर दें इसी रिएक्शन को 2NH3 से N2 + 3H2, तो तब इसको डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 का केस ले लें, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा? NH3 का जो हम डिकम्पोजिशन लिखेंगे तो इससे N2 + 3H2 बनेंगे। इससे क्या हो रहा है? आपका नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन के दौरान एंट्रोपी इंक्रीज होगा। अब आते हैं सेकंड आपका सेकंड वाले फैक्टर्स पर, वो क्या है? टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं उतना ही थर्मल मोशंस ज़्यादा होती हैं, जितना मोशंस ज़्यादा होती है उतना ही एंट्रोपी भी ज़्यादा होती है। इसलिए हम बोलते हैं एंट्रोपी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज। जितना डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को उतना ही थर्मल मोशन कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और डिक्रीज करते करते आप 0 केल्विन तक ले आएंगे, तो तब सारी मोशन आपकी क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी, सीज हो जाएंगी, और एंट्रोपी 0 हो जाएगा, 0 केल्विन पर। ठीक है, तो एंट्रोपी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिक्रीज करने से ये डिक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर 3 पर, वॉल्यूम। इसमें क्या है? आपका जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही मूव करने की कैपेसिटी ज्यादा होगा। जैसे आपको थोड़ा सा स्पेस मिला है
तो आप इतना अच्छे से मूव नहीं कर सकते हैं वो छोटे से स्पेस में। लेकिन अगर आपको स्पेस ज़्यादा मिले तो आप अच्छे से मूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाओगे उतना ही रैंडम होने की, उतना ही एक जगह बैठे रहने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, उतना ही रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंट्रोपी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है? इसका उल्टा। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने पर एंट्रोपी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम प्रेशर पर। प्रेशर और वॉल्यूम ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। तो जैसे अगर हम इंक्रीज इन प्रेशर की बात करें, इंक्रीज इन प्रेशर का हो सकता है, जैसे कंप्रेशन का केस है। कंप्रेशन में हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम घट जाता है तो चीज़ें पास पास आ जाती हैं, ठीक है, उसमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन स्टार्ट होने की वजह से उनकी रैंडम होने की या मूव करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और एंट्रोपी घट जाती है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंट्रोपी डिक्रीजेज, वाइल जबकि इसका उल्टा एक्सपेंशन के केस में क्या होगा? एक्सपेंशन के केस में आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, मूव करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो इसलिए वहां पर आपका ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर एंट्रोपी इंक्रीजेज, ठीक है। तो प्रेशर और एंट्रोपी यहाँ एक तरह से क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं स्टेट्स। जब कोई सिस्टम अपने स्टेट चेंज करता है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। हमने कहा था अलग अलग स्टेट्स की एंट्रोपी अलग अलग होती है। जैसे सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, लिक्विड की एंट्रोपी उससे ज़्यादा होती है और गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा व्हेन सिस्टम चेंजेज इट्स स्टेट्स एंट्रोपी चेंजेस, ठीक है। कैसे चेंज हो रहा है? सपोज करो सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग का केस है, मॉल्टन स्टेट्स में आ गया अपनी सॉलिड कोई, तो इससे क्या होगा आपका, जैसे हमने कहा सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड की ज़्यादा होती है, तो कम से ज़्यादा स्टेट में, कम से ज़्यादा एंट्रोपी वाली स्टेट्स में आ गया है, तो इससे क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज। उसका उल्टा करते हैं, अगर हम इसको लिक्विड से सॉलिड में बदलना हो तो लिक्विड से सॉलिड कब बदलते हैं? जैसे फ्रीजिंग का केस है, फ्रीजिंग वाले केस में क्या हो जाता है, उसमें लिक्विड जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जिससे आपका एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा थी और सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है। तो ज़्यादा एंट्रोपी वाली स्टेट से कम एंट्रोपी वाली स्टेट्स की ओर आना, ये कहलाता है एंट्रोपी डिक्रीज होना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जैसे लिक्विड टू गैस, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, ये कहलाता है इवेपोरेशन। जैसे हम इसको किसी वाटर को बॉयल करते हैं, वो क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। तो लिक्विड टू गैस ये कहलाता है इवेपोरेशन। लिक्विड की एंट्रोपी कम थी, गैस की होती है ज्यादा, तो कम एंट्रोपी वाली स्टेट से ज्यादा एंट्रोपी वाली स्टेट की ओर जाना एंट्रोपी का इंक्रीज होना कहलाता है। तो एंट्रोपी इंक्रीजेस। उसका उल्टा कर दे तो गैस टू लिक्विड, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन ये कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है, हिंदी में संघनन भी बोलते हैं इसको। तो क्या है, जब कोई गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कंडेंस हो जाता है, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि गैस की एंट्रोपी ज़्यादा थी, लिक्विड की एंट्रोपी है कम, तो ज़्यादा एंट्रोपी वाली स्टेट से कम एंट्रोपी वाली स्टेट्स की ओर आना एंट्रोपी डिक्रीज होना कहलाता है, ओके।